हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शाइना परमार और अब मैं आपके लिए लेके आई हूं बीए फाइनल यानी कि सेमेस्टर 6 का सिलेबस। तो पहले तो एनो सिस्टम में भी वर्ल्ड हिस्ट्री होती थी, लेकिन जब सेमेस्टर सिस्टम हुआ तो वर्ल्ड हिस्ट्री को हटा के पंजाब हिस्ट्री डाल दी गई 5th सेमेस्टर में, और 6th सेमेस्टर में हमारे पास वर्ल्ड हिस्ट्री थी। लेकिन एक बार फिर से वर्ल्ड हिस्ट्री को ही ए और बी पेपर यानी 5th और 6th सेमेस्टर में वर्ल्ड हिस्ट्री को ही डाल दिया गया है। तो आप 6 सेमेस्टर में भी वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री 1871 से लेकर 1991 तक। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दो बड़ी विश्व युद्ध जिसे हम बोलते हैं, बिग वार्स हैं दो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम अपना सिलेबस देखते हैं और मैं साथ साथ आपको ये भी बताती रहूंगी कि और क्या है इसमें। अब देखें यूनिट 1 में न्यू इम्पेरियलिज्म 1871 से लेके 1914, मेन फीचर्स, पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, कॉजेज, कॉलोनाइजेशन एंड इम्पैक्ट। अब इसमें आप क्या पढ़ने वाले हो? सबसे पहले तो ये देखोगे कि नया साम्राज्यवाद कैसे शुरू हुआ, यानी एक देश ने दूसरे देश के ऊपर अपना अधिकार कैसे करना शुरू किया, उसकी विशेषताएं क्या थी। और उस वक्त तकरीबन ये जो समय है 1871 के बाद, तकरीबन सभी देश अपने आप को आजाद करने में लगे हुए थे। तो एक ऐसा देश था अफ्रीका जिसे डार्क कंटिनेंट भी कहा गया है, तो वहां तक दूसरे देश पहुंचने शुरू हो गए। फिर उसका बंटवारा किया गया, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है, इन सभी ने इसको अपने आप में बांट लिया। तो वहां पे बस्तीवाद कैसे शुरू हुआ और उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास है कांग्रेस ऑफ बर्लिन 1878 में। तो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जिसे हम कांग्रेस बोलते हैं, जिसमें कुछ देश इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ स्टेट्स का विभाजन किया। उसके लिए कौन सी संधि, उसकी परिस्थितियां क्या थी, जो संधि हुई है बर्लिन की 1878 में, उसकी धाराएं कैसे बनाएगी, प्रावधान क्या बनाया गया उसका, परिस्थितियां क्या बनी, उसका प्रबंध कैसे किया गया। ठीक है, तो प्रावधान बोलते हैं उसको, और उसका महत्व क्या निकला। तो ये सब हम दूसरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि यूरोप में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सारा यूरोप के आसपास ही घूमता रहेगा, ये हिस्ट्री जो वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास तीसरा है डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स इन यूरोप। तो आ गया हमारे पास यूरोप के, यूरोप में क्या हो रहा है, ऐसी कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल अलायंस की किस तरह से त्रिपक्षीय एक गठजोड़ किया गया। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिपल एंटेट की एक त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ। एक हमारे पास गठजोड़ होगा और एक समझौता होगा। गठजोड़ होगा जब तीन देश आपस में संधि कर लेंगे और एक दूसरे के साथ चलेंगे। समझौता होगा जब तीन देश एक समझौता कर लेंगे कि हम मुसीबत पड़ने पे एक दूसरे का साथ देंगे। तो ये इंग्लैंड फ्रांस के बारे में आप पढ़ेंगे, रशिया के बारे में, यहाँ पे आप जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोनों ही परिस्थितियां बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा यूरोप के बारे में किस तरह से ये सब उस समय में दो गुट कैसे बनने शुरू हो गए अलग अलग, एक ने त्रिपक्षीय गठजोड़ कर लिया और एक ने त्रिपक्षीय समझौता कैसे कर लिया। फिर आता है हमारे पास सेकेंड यूनिट, जिसमें हम वर्ल्ड वार 1 पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया, प्रथम विश्व युद्ध जिसमें दो गुटों का विभाजन हुआ, एक तरफ हो गया जर्मनी और दूसरी तरफ हो गया इंग्लैंड। कुछ साथी इंग्लैंड के बन गए और कुछ जर्मनी के। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है और वेरी इंटरेस्टिंग है। तो दो गुटों का विभाजन पढ़ेंगे और उसके बाद क्या कारण थे जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। तो इसमें हम सिर्फ कारण पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और उसके बाद आएगा हमारा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। तो युद्ध खत्म हो गया, एक संधि हुई जिसे पेरिस शांति समझौता कहते हैं। उस संधि के बाद भी उसको हम वर्साई की संधि भी कहते हैं, क्योंकि समझौता यहाँ पे किया गया और सिग्नेचर कहाँ पे किया गया, वर्साई में। तो 1919 की ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें प्रावधान क्या था, यानी उसका प्रबंध कैसे किया गया, उसके मुख्य दोष क्या थे। दोष जरूर पढ़ने हमें कि इस संधि की ऐसी कौन सी बातें हैं जो उसके दोष हैं, और उसका महत्व भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिससे पूरे देश में एक बदलाव आया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रशियन रेवोल्यूशन, तो यानी कि रूस की क्रांति। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ल्ड वॉर चल रही थी और बीच में ही रशिया ने युद्ध छोड़ दिया। खुद रशिया भी इस युद्ध में शामिल हुआ था, क्योंकि रशिया में खुद रेवोल्यूशन आ गया था, इसलिए रशिया को ये युद्ध छोड़ना पड़ा। तो 1919 में ये युद्ध खत्म होता है, उससे पहले ही 1917 में रूस में क्रांति आ जाती है।
तो उसके कारण और परिणाम हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है हमारे पास तीसरा यूनिट। आप देखेंगे कि इसमें काफी कुछ पढ़ना है और बड़ा भी लगेगा, और ये समझना जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें है नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म इन चाइना। राष्ट्रवाद का भी उत्थान हुआ है चाइना में और साम्यवाद का भी। तो हम चीन में राष्ट्रवाद साम्यवाद दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले चीन में 2 क्रांति हुई हैं, एक 1911 में और दूसरी 1949 में, ठीक है। तो दोनों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। 1911 की क्रांति के कारण और परिणाम, और 1949 49, ठीक है, 49 में भी जो क्रांति हुई है उसके भी कारण और परिणाम हम पढ़ने वाले हैं। तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और उसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 2 क्रांतियां पढ़ेंगे इसमें हम। उसके बाद आता है जापान। तो चीन के बाद एशियन कंट्री जापान भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम मेईजी के बारे में पढ़ेंगे। तो जापान का आधुनिकीकरण हुआ, बदलाव हुआ, और वहां पे जो नया नेता आया मेईजी, उसने कैसे पुनर्स्थापना की और कैसे जापान का आधुनिकीकरण कर दिया। और आज हम देख सकते हैं कि जापान एक छोटा सा देश है, लेकिन बाकी देशों से बहुत आगे, क्योंकि इसमें आधुनिकीकरण बड़ी तेजी से फैला। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। द ग्रेट डिप्रेशन, आर्थिक मंदवाड़ा जिसे हम बोलते हैं, आर्थिक मंदी, तो इसे ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है, बहुत महान। 1929 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एकदम से स्टॉक एक्सचेंज के रेट गिरने शुरू हो गए। तो उसकी वजह से आर्थिक मंदी आ गई, लोगों को पैसे का बहुत नुकसान हुआ, बिजनेस ठप हो गए। तो उस 1929 की इस आर्थिक मंदी को हम पढ़ने वाले हैं। खास चीज क्या है, यूएसए को मेन टारगेट करके पढ़ेंगे, लेकिन साथ में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में इसका प्रसार कैसे हुआ, ठीक है, स्प्रेड, फैली कैसे, ये वहां पे विस्तार कैसे हुआ, ये पढ़ेंगे। इम्पैक्ट नहीं, विस्तार पढ़ना है, स्प्रेड पढ़ना है, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना कि कई बार बुक्स में प्रभाव दिए होते हैं, तो अकेला प्रभाव नहीं पढ़ना है, स्प्रेड भी पढ़ना है कि कैसे फैला। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रभाव ओवरऑल पूरे ही इस जो हमारा ग्रेट डिप्रेशन है उसके बाद हम पढ़ेंगे रूजवेल्ट न्यू डील। तो रूजवेल्ट जो यूएसए में राष्ट्रपति बनता है, वो नई नीति लेके आता है, तो उसे हम न्यू डील को पढ़ेंगे और बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट 4। बहुत ही लंबा है यूनिट 4। खास बात ध्यान देने योग्य है कि मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि 4th यूनिट में आप हमेशा मैप को तैयार करें, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री में अब इस पर क्या है कि अगर 10th और 11th चैप्टर बहुत लंबे हैं, तो साथ साथ हमें 3 मैप भी तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 मैप हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि 3 मैप है तो जरूरी नहीं है कि हर बार हिस्टोरिकल प्लेसेस ही आए। वर्ल्ड हिस्ट्री में समटाइम्स इन 2 मैप में से भी कोई मैप आ जाता है। तो अगर आपने मैप तैयार करने हैं तो तीनों मैप तैयार करें, अदरवाइज ये 2 चैप्टर तैयार करें। लेकिन मैप तैयार करना ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो इसमें है फासिज्म एंड नाजिज्म एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन की फुल डिटेल है। तो हम पहले पढ़ेंगे इटली में मुसोलिनी के द्वारा फाजीवाद का उत्थान, ठीक है। तो सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ फासिज्म अंडर मुसोलिनी इन इटली। तो इन जर्मनी नाजिज्म अंडर अडोल्फ हिटलर। तो ये 2 क्वेश्चन तो बड़े हो ही गए, एक फासिज्म का उत्थान इटली में और एक नाजीवाद का उत्थान, और वो जर्मनी में, वो मुसोलिनी के अधीन, वो अडोल्फ हिटलर के अधीन। इसके बाद इन्होंने आगे कुछ नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे दिया है वर्ल्ड वॉर 2। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें, वर्ल्ड वॉर 2 पूरी ही पढ़नी है। कारण पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे, परिणाम पढ़ेंगे, ये सारा कुछ इसमें आएगा, भूलना नहीं है इसे। उसके बाद आता है हमारा 11th चैप्टर पोस्ट वॉर फाउंडेशन एंड द राइज ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। एक ऐसे विश्व का उत्थान जहां पे हम देख सकते हैं कि इन 2 विश्व युद्धों के बाद कैसा संगठन हुआ, किन किन चीजों का संगठन हुआ। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं एनएटीओ नाटो, जिसका मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेटो पढ़ने वाले हैं। ये अलग अलग संस्थाएं हैं, 2 बनाई गई हैं। सेटो में है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड कोल्ड वार। 3 तो यही बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए। नाटो पढ़ेंगे, सेटो पढ़ेंगे, और कोल्ड वार यानी शीत युद्ध। तो क्या था शीत युद्ध, क्यों शुरू हुआ, ये सारा इसमें पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे कि सोवियत कम्युनिज्म एंड सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के क्या कारण थे। तो सोवियत यानी रशिया में जो सोवियत साम्राज्य था और सोवियत यूनियन थी, वो कैसे गिर गई।
और उसके बाद हम पढ़ेंगे एंड ऑफ कोल्ड वार, शीत युद्ध कैसे खत्म हुआ, और यूएस जो यूनाइटेड स्टेट है अमेरिका वो वर्ल्ड पावर कैसे बना, ठीक है, लोन सुपर पावर। तो ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। तो बेटर है 6 ये और 3 वो बड़े क्वेश्चन करने के बजाय हम 3 मैप करें। तो पहला मैप, ये यूरोप के ही मैप आएंगे, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन मैप यूरोप का ही होगा। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस इसमें आएगा जिनेवा, वाशिंगटन, टोक्यो, वर्साइल्स, कॉन्स्टेंटिनोपल, पीकिंग, बीजिंग, मंचूरिया, नॉनकिंग, फ्रैंकफर्ट, कैरो, जॉन्सबर्ग, जेरूशलम, नागासाकी, वर्साइल्स, स्टालिनग्राड। तो ये वाला मैप हमारा जो फर्स्ट है ये है वर्ल्ड का मैप, ठीक है, इसे आप याद रखें क्योंकि इसमें सारे जो प्लेसेस हैं हिस्टोरिकल वो वर्ल्ड के हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं टोक्यो है जापान में तो ये एशिया का हो गया, वॉशिंगटन है यूएसए में तो ये अमेरिका का हो गया। तो ये पहला मैप हमारा कौन सा होगा, वर्ल्ड का, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड। लेकिन आगे 2 मैप हमारे पास होंगे, एक होगा यूरोप का मैप, ईव ऑफ वर्ल्ड वार 1 यूरोप के बारे में दिखाएंगे, दूसरा होगा यूरोप ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वार 2, जब वर्ल्ड वार 1 चल रही थी तो यूरोप कैसा था, जब वर्ल्ड वार 2 चल रही थी तो यूरोप कैसा था। तो ये 3 मैप है हमारे पास। तो वर्ल्ड का मैप तो कोई खास टफ नहीं है, इससे तो आप इजीली कर सकते हैं। दो यूरोप के हैं, उनको आप ध्यान से देखें और ज़रूर करें। तो ये है आपका 4th यूनिट एंड आई होप आप वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में और पढ़ने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।